हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम बात करेंगे 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में। शुरुआत करते हैं कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से, जिसको बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। ये कन्वेंशन अलॉन्ग विद टू अदर कन्वेंशंस वाज अ रिजल्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जो कि रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में 1992 में हुई थी। इसको रियो कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जाना जाता है। इस कॉन्फ्रेंस में हमें 3 कन्वेंशंस मिली थी। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसका रिसेंटली अभी COP27 होकर हटा है इजिप्ट में। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड CBD। और अगर हम CBD की बात करें तो इसकी 3 मेन गोल्स हैं। पहला गोल बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना, नो ब्रेनर। ऑब्वियसली अगर एक कन्वेंशन है ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी तो वो कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात तो करेगी ही। उसके अलावा क्योंकि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से हम इतनी ज़्यादा चीज़ें डिराइव करते हैं, इतने ज़्यादा यूजर्स हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के, तो ये बात करती है कि आप यूज़ करिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को, लेकिन सस्टेनेबली यूज़ कीजिए। And thirdly, there should be fair and equitable sharing of benefits arising from genetic resources. For example, अगर आप प्लांट डाइवर्सिटी से कोई ड्रग डिराइव करते हैं तो उस ड्रग की सेल्स जो प्रॉफिट है वो उस प्लांट की जो प्लांट के बारे में जो ट्रेडिशनल नॉलेज रखते हैं उनके साथ भी शेयर होनी चाहिए, ना केवल कि जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है उस फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ प्रॉफिट्स शेयर होने चाहिए। So there should be fair and equitable sharing of benefits, and this is also one of the very important goals of the Convention on Biological Diversity। और इसके ना 2 सप्लीमेंट्री अग्रीमेंट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्टेजिना प्रोटोकॉल एंड नगोया प्रोटोकॉल। जो कार्टेजिना प्रोटोकॉल है इट एक्चुअली वर्क्स ऑन प्रिवेंटिंग द डैमेज दैट कुड बी कॉज्ड बाय लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, या जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो ये एक बायो सेफ्टी अग्रीमेंट के ऊपर बेस्ड है ये कार्टेजिना प्रोटोकॉल। एंड देन जो नगोया प्रोटोकॉल है वो बेसिकली जो थर्ड एस्पेक्ट है, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स, उसी के ऊपर बेस्ड है। सो दीज 2 सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इज द गवर्निंग बॉडी ऑफ दिस कन्वेंशन, है ना, और बेसिकली ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। जो भी कन्वेंशन से रिलेटेड डिसीजंस है वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ही लेती है। अब पहले 3 साल 1994, 95, 96 में जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज था टू CBD, इट यूज टू बी हेल्ड एनुअली, हर साल होता था। लेकिन 2000 ऑनवर्ड्स ये डिसाइड किया गया कि ये हर 2 सालों में एक बार होगा। अब अगर हम COP15 की बात करें तो इट इंक्लूड्स मीटिंग ऑफ पार्टीज टू 3 इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स। एक CBD में अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 196 पार्टीज हैं। कार्टेजिना प्रोटोकॉल ऑन बायो सेफ्टी एंड नगोया प्रोटोकॉल विच आर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल्स टू CBD। एंड इन तीनों की CBD, कार्टेजिना और नगोया प्रोटोकॉल तीनों की जो मीटिंग्स हैं वो COP15 में होंगी। कार्टेजिना प्रोटोकॉल में अगर हम बात करें तो 173 पार्टीज हैं और नगोया प्रोटोकॉल में 137 पार्टीज हैं। तो इन सबकी मीटिंग जो है COP15 का पार्ट होंगी। अब अगर हम COP15 की बात करें तो ना ये 2 फेसेस में हुई है। अभी जो फर्स्ट फेज था वो कनमिंग चाइना में हुआ इन अक्टूबर 2021 एंड इट वाज हेल्ड वर्चुअली बिकॉज ऑफ कोविड रिस्ट्रिक्शंस। और जो सेकेंड फेज है वो अभी चल रहा है, राइट। एंड सेकेंड फेज वुड बी हेल्ड इन पर्सन इन मॉन्ट्रियल इन कैनेडा, एंड इसकी जो प्रेसिडेंसी है वो चाइना के पास ही होगी। मतलब COP15 का जो ऑफिशियल प्रेसिडेंट है वो चाइना ही है, बट क्योंकि चाइना में कोविड रिस्ट्रिक्शंस है तो बेसिकली जो फर्स्ट पार्ट चाइना में हुआ लेकिन वो वर्चुअल था, और जो सेकंड पार्ट है वो मॉन्ट्रियल में होगा इन पर्सन, एंड दिस इज ऑल ड्यू टू कोविड रिस्ट्रिक्शंस, राइट। एंड दिस मॉन्ट्रियल पार्ट इज द मेन पार्ट ऑफ COP15। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप नोट कर लीजिए। उसके बाद अगर हम COP15 की बात करें तो बेसिकली इसका एजेंडा क्या है कि हमें ऑब्वियसली बायोडाइवर्सिटी लॉस की अगर हम बात करें तो बहुत ही रैपिड पेस पे हो रहा है, तो उसको रिवर्स करना है। एंड दैट विल बी रिवर्स्ड थ्रू फाइनलाइजिंग द पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क।
देखो, अगर हम 2020 तक बात करें ना, तो वी हैड समथिंग नोन एज एशी टारगेट्स, जिनके बारे में हम बात करेंगे आने वाली स्लाइड्स में। तो वो टारगेट थे, अब वो 2020 तक ही थे। अब 2020 के बाद जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क होगा, उसके फाइन पॉइंट्स क्या होंगे, उसकी नेगोशिएशंस ही होनी है इन कनाडा, इन मॉन्ट्रियल। ठीक है, सो दैट इज देयर। सो द आइडिया इज टू सेट ह्यूमैनिटी ऑन कोर्स फॉर अचीविंग द CBD's ओवरऑल विजन ऑफ लिविंग इन हार्मनी विद नेचर बाय 2050। तो आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये किसका एम है। देन कनमिंग डिक्लेरेशन जो है, ये बेसिकली जो फर्स्ट पार्ट हमारा फर्स्ट फेज जो चाइना में हुआ, उसमें ये डिक्लेरेशन वाज डिसाइडेड। एंड उसके बाद जो फाइनल पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है, वो हमें मॉन्ट्रियल में मिलेगा। राइट, अब जो कनमिंग डिक्लेरेशन है, इट वाज अडॉप्टेड बाय ओवर 100 कंट्रीज इन अक्टूबर 2021 एट फर्स्ट पार्ट ऑफ COP15। ठीक है, और इसका अगर हम कनमिंग डिक्लेरेशन की बात करें, तो इट एक्चुअली वांटेड टू मेन स्ट्रीम बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, कि जब भी आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हो किसी भी लेवल पे, तो आपको बायोडाइवर्सिटी कॉन्जर्वेशन उसमें ऐड करना है, उसमें मेन स्ट्रीम करना है। इट शुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर डिसीजन मेकिंग। एंड ऑब्वियसली द इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन प्रोटेक्टिंग ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, वो हमने कोविड के बाद भी देखा है कि अगर हम बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो देयर आर डिजीजेस which actually get passed from animals to humans. And it will also create momentum for new global biodiversity pact, which is the global biodiversity framework post 2020 global biodiversity framework. अब जो पहला अग्रीमेंट था, लाइक आई सेड, वो एची जापान में 2010 में साइन किया गया था, और उसमें एची टारगेट्स की बात की गई थी। एची टारगेट्स आर 20 टारगेट्स टू ट्राई टू स्लो बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड प्रोटेक्ट हैबिटेट्स बाय 2020। ठीक है, तो अब ये तो 2020 तक ही थे। अब इसके बाद क्या फ्रेमवर्क होगा, उसकी बात की जाएगी इन दिस कनमिंग इन दिस मॉन्ट्रियल में, जो हमारी फेज 2 होगा उसमें। तो जो कनमिंग में हुआ था, वो एक तरह से आप कह लो कि भूमिका बांधी उन्होंने। अब जो फाइनल होगा वो हमारा मॉन्ट्रियल कनाडा में होगा। राइट, और लाइक आई सेड कि जो हमारे पास कनमिंग डिक्लेरेशन जब उन्होंने अडॉप्ट करी, तो उन्होंने एक कमिटमेंट करी है फॉर द डेवलपमेंट, अडॉप्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन इफेक्टिव पोस्ट 2020 इम्प्लीमेंटेशन प्लान। ठीक है, एज वेल एज कैपेसिटी बिल्डिंग एक्शन प्लान फॉर द कार्टेजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोडाइवर्सिटी, सॉरी बायो सेफ्टी, क्योंकि जो कार्टेजिना प्रोटोकॉल है वो बायो सेफ्टी पर है। और कनमिंग डिक्लेरेशन की अगर हम थीम की बात करें, सो दैट इज इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ ऑन अर्थ। और इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन जी जिनपिंग जो चाइनीज प्रेसिडेंट है, उनका कंसेप्ट है, और वो यही कहते हैं कि अगर हमें नेचर को ना एक इनहेरेंट पार्ट मानना है ह्यूमन एग्जिस्टेंस का, उसको हम ऐसे नहीं कह सकते कि हम नेचर को एक्सप्लॉइट करें फॉर आवर ओन गुड, बट वी शुड कंसिडर इट एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, और तभी हम उसको प्रोटेक्ट कर पाएंगे और सस्टेनेबली यूज कर पाएंगे। ठीक है, कि आवर सिविलाइजेशन शुड रिवॉल्व अराउंड नेचर एंड इट्स प्रोटेक्शन। उसके बाद अगर हम बात करें ना डिक्लेरेशन की, तो ये डिक्लेरेशन थी कि मतलब डिक्लेरेशन का इंपॉर्टेंट टेक्स्ट था कि पुटिंग बायोडाइवर्सिटी ऑन अ पाथ टू रिकवरी इज अ डिफाइनिंग चैलेंज, है ना, कि अगर हम चाहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी को हम पाथ ऑफ रिकवरी पे लेकर आए, अभी तो इतना लॉस हो रहा है, पहले तो उसका लॉस रोकना है और फिर उसको रिकवरी पर लेकर आना है। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज है ये आने वाली डिकेड का, अगर हम बात करें 2020 से 2030 का। और ये जो डिकेड है ना, इट इज़ ऑल्सो अ UN डिकेड ऑफ एक्शन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, UN डिकेड on ecosystem restoration and UN decade for ocean science for sustainable development। तो कभी कभी आपसे ना प्रीलिम्स में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ये 2020 से 2030 वाली डिकेड है, ये UN डिकेड में कहाँ पे आती है, तो ये है। उसके बाद इट ऑल्सो रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल मोमेंटम कि हम एक
पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क लेकर आए जो कि एम्बिशियस हो और जो कि ट्रांसफॉर्मेटिव हो और जो कन्वेंशन के जो 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको बैलेंस्ड वे में प्रमोट करे. दिस इज द टेक्स्ट ऑफ द डिक्लेरेशन दैट हैज़ बीन देयर एट द कनमिंग, जिसको हम कनमिंग डिक्लेरेशन के नाम से जानते हैं. तो बेसिकली कनमिंग डिक्लेरेशन इतना ही कहता है कि हमें बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस है उसको रिवर्स करना है, उसको रिकवरी पाथ पर लेकर आना है और हमें एक पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को बनाना है और उसको इंश्योर करना है कि वो एक्चुअल में एम्बिशियस और ट्रांसफॉर्मेटिव हो. तो दैट इज द पर्पस ऑफ कनमिंग डिक्लेरेशन. और एक 30x30 टारगेट था जो कि कनमिंग डिक्लेरेशन में जिसका रेफरेंस दिया गया था. तो ये जो 30x30 टारगेट है इसको 30x30 टारगेट भी कहा जाता है. ये है कि अर्थ पे और ओशंस में ना 30% ऑफ द अर्थ लैंड एंड ओशंस शुड गेट प्रोटेक्टेड स्टेटस बाय 2030. ये 2030 तक जो 30% ऑफ द अर्थ्स लैंड है और ओशंस है वो प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर करना है हमें. ठीक है, तो ये ग्लोबल लेवल पे एक टारगेट है. तो अब ये जो टारगेट है ये 2019 में साइंस एडवांसेस अ ग्लोबल डील फॉर नेचर गाइडिंग प्रिंसिपल माइलस्टोन्स एंड टारगेट्स ने प्रपोज किया था. ठीक है, कि हमें नेचर को कंजर्व करना चाहिए टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज. तो उन्होंने एक प्रपोज किया था लेकिन इट वाज लॉन्च्ड बाय हाई एम्बिशन कोalition फॉर नेचर एंड पीपल इन 2020. तो ये प्रपोज साइंस एडवांसेस ने किया था अपने एक पेपर में और ये लॉन्च हाई एम्बिशन कोalition फॉर नेचर एंड पीपल ने किया था 2020 में. और मोर देन 50 नेशंस थे पहले और अभी 100 नेशंस हैं. ठीक है, सो 30x30 टारगेट क्या है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए. एंड इट फाइंड्स अ मेंशन इन कनमिंग डिक्लेरेशन. और अभी भी बात की जा रही है कि जब फाइनल हमारा पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क बनेगा तो उसमें 30x30 टारगेट वुड बी एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट वुड बी कंसिडर्ड. उसके बाद मॉन्ट्रियल के बारे में अगर हम एजेंडा देखें तो वही है कि हमें जो मेन बात करनी है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क की. ठीक है, और एक और चीज़ इंश्योर करनी है कि जो HE टारगेट्स थे, जो 20 HE टारगेट्स जो 2010 में दिए गए थे वो किसी भी कंट्री ने अचीव नहीं किए हैं. ठीक है, नॉट इवन वन सिंगल टारगेट हैज़ बीन मेट बाय एनी कंट्री. तो हमें जो अभी टारगेट्स देने हैं वो वी नीड टू इंश्योर कि वो HE टारगेट्स की तरह ना हो और वो सारी कंट्रीज उनको फुलफिल कर पाएँ. ठीक है, अब जो HE टारगेट्स से लाइक आई सेड 2010 में जो CBD हुआ था इन नगोया इन जापान. ठीक है, वहाँ पे HE जगह है, वहाँ उसके नाम पर बेसिकली HE प्रीफेक्चर है, उसके नाम पे HE टारगेट्स है. अब ये जो टारगेट्स था ना इसमें था कि रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन बाय एटलीस्ट हाफ ड्यूरिंग द कमिंग डिकेड एंड कर्बिंग पोल्यूशन सो दैट इट नो लॉन्गर हार्म इकोसिस्टम्स. ऐसे 20 टारगेट थे. अब कुछ टारगेट्स की ना वेग लैंग्वेज थी और कुछ टारगेट्स थे जो आप लगा लो कि 50-60% अचीव हुआ, लेकिन किसी भी कंट्री ने ना एक पर्टिकुलर टारगेट भी अचीव नहीं किया. बेसिकली जब पार्टीज ने अडॉप्ट कर लिए थे HE टारगेट्स तो उनको अपने नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटेजीज बनानी थी, जैसे इंडिया ने भी बनाई थी. लेकिन उसके बावजूद भी स्ट्रैटेजी सबने दे दी लेकिन टारगेट किसी ने अचीव नहीं किए. तो जब हम बात करते हैं अभी COP15 मॉन्ट्रियल में होगी तो वी वांट टू मेक श्योर कि HE टारगेट्स का फेट ना हो इनका ग्लोबल पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क का. अब कंक्लूजन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत सारे जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि COP15 कुड बी अ पेरिस मूवमेंट फॉर बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, जैसे जो हमारे पास पेरिस अग्रीमेंट था जो कि COP21 टू यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज पेरिस में हुआ था जो. तो पेरिस अग्रीमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट है, तो उसी लाइन्स पे COP15 को भी माना जा रहा है. सो इट इज़ कंसिडर्ड पैरेलल टू COP21 ऑफ दिस, क्योंकि उनको लगता है कि ये भी बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट कॉप है. एंड दे वांट दिस फ्रेमवर्क टू हैव आउटकम ओरिएंटेड गोल्स. ठीक है, जो क्लियरली आर्टिकुलेटेड हो, क्लियरली डिफाइंड हो, वेग ना हो लाइक द प्रीवियस HE टारगेट्स. राइट, सो दिस इज अबाउट योर COP15. तो जब ये कंक्लूड होगा तो इसकी जो भी डिसीजंस है वो भी हम ज़रूर डिस्कस करेंगे. एंड फाइनली एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है प्रीलिम्स का एंड इट इज़ अ लाइव क्रैश कोर्स. तो हर रोज़ 11 से 1 आपकी क्लास होती है एंड सब्जेक्ट वाइज है. जैसे पहले हमने इन्वायरमेंट का पार्ट 1 कवर किया, अब जनवरी में पार्ट 2 कवर करेंगे. अभी पॉलिटी चल रहा है, देन ज्योग्राफी. और ये जो लाइव क्लासेस होती हैं ना तो आप लाइव तो अटेंड कर ही सकते हैं, उसके बाद रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपके पोर्टल में चली जाती हैं. तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ करिए.
एंड अगर आपको प्रीवियस में लेक्चर्स में आप उसको रिकॉर्डेड देख सकते हैं। एंड अगर कोई डाउट है तो हमारे पास टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें आपको एकेडमिक मेंटरशिप मिलती है, मतलब एकेडमिक डाउट्स होते हैं, और स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप ग्रुप है जिसमें कि आपको ना स्ट्रेटेजिक जो हमारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो स्ट्रेटेजिक इनपुट्स आपको देंगे, राइट। उसके अलावा इसमें MCQs डिस्कस करते हैं, एंड आफ्टर एवरी क्लास यू गेट क्विज, एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वन मॉड्यूल, जैसे अगर सपोज मैंने इन्वायरमेंटल पोल्यूशन वाला मॉड्यूल खत्म कर दिया तो रोज़ आपको क्लास में तो क्विज मिल ही रहा था, उसके बाद आपको मॉड्यूल क्विज भी मिलेगा, राइट। एंड देन यू ऑल्सो गेट 8 FLTs, एंड देयर इज ऑल्सो स्पेशल CSAT मास्टर क्लास। सो ऑल ऑफ दिस इज़ प्राइज्ड एट 12,000, और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इसको जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। एंड यू नो, इन केस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और यू कैन कॉल एट 1800890304 राइट। तो हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपके डाउट्स को एड्रेस करें, और अगर आज के लेक्चर में भी आपको कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।